हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एचपी डैट का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2018 का होने वाला है। अगर आपने इससे पहले और कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास होने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। यहाँ पे आपके पास सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण बताना है। देखो, जो आपके मोटर्स होती हैं ना, मोटर स्केल्स, उनको दो अलग भागों में बांटा गया है। एक होती है आपके पास फाइन मोटर, एक होती है ग्रॉस मोटर। फाइन का मतलब होता है जहाँ पे छोटी मांसपेशियों का यूज़ किया जाता है, और जो आपके पास ग्रॉस मोटर होती है वो होता है जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हाथ और पैर मैक्सिमम टाइम, ठीक है, हाथ और पैर के जब ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो आपके ग्रॉस मोटर के उदाहरण होते हैं। जैसे कि रनिंग करना, साइकिलिंग करना, यहाँ पे क्लाइंबिंग करना, हुपिंग करना, स्विमिंग करना, ये आपके पास ग्रॉस मोटर के उदाहरण रहते हैं जहाँ पे बड़ी मांसपेशी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, राइटिंग। जो लिखना है वो आपके पास फाइन मोटर स्किल का उदाहरण रहता है। जब फिंगर्स का प्रयोग करके कोई कार्य किया जाता है तो वो आपके फाइन के अंदर आते हैं, और जब हाथ और पैर के द्वारा कोई कार्य किया जाता है बड़ी मांसपेशियों के द्वारा तो वो आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपके पास, होमवर्क इज़ गिवन टू सी फॉर अ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है। देखो, कुछ ना आपके पास कई बार पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग बताना होता है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स। देखो, जब भी होमवर्क दिया जाता है उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्या हम बच्चे में देखते हैं कि क्या चीज़ देखनी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, ठीक है, लेखन कौशल के विकास के लिए दिया जाता है, ये भी ठीक है वैसे एक हिसाब से। द स्टूडेंट कुड स्टडी एट होम, बच्चे घर में जाकर के अध्ययन करें, स्टडी करें, इसलिए दिया जाता है, ये भी ठीक है एक हिसाब से। टू नो दैट हाउ मच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन, ये जानने के लिए कि जो विद्यार्थी है उनको पाठ कितना समझ आए, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। ऑप्शन डी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी के विकास के लिए गृह कार्य दिया जाता है। देखो, यहाँ पे हर एक चीज़ वैसे बिल्कुल सही है ऑप्शंस, पर यहाँ पे पूछा कि क्या चीज़ हम देखना चाहते हैं, क्या चीज़ बच्चे में एसेस करते हैं, किस चीज़ की वैल्यूएशन की जा सकती है अगर हम होमवर्क देते हैं, तो वो है कि कितना बच्चे को अंडरस्टैंड हुआ है। क्योंकि देखो, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डेवलप करने की, ये भी अच्छी बात है। बट यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन से जाएगा, टू नो दैट हाउ मच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन। क्योंकि होमवर्क को अगर हम देते हैं बच्चे को तो उससे ये आइडिया लग जाता है कि बच्चे को जो पाठ है वो कितना समझ आया है, ये मेन काम रहेगा इसका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, IQ ऑफ मोरन स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन। देखो, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है कि जो IQ है यहाँ से क्वेश्चंस आता है। देखो, जो तो आपके मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस रहते हैं उनका IQ लेवल 0 से लेकर 90 तक का रहता है, ठीक है। और जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस होते हैं उनको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है जिसके अंदर मोरॉन्स भी आते हैं। 90 से लेकर 110, या फिर कई बार 90 से लेकर 120 तक लिखा होता है, वो नॉर्मल चिल्ड्रंस का IQ लेवल रहता है। नॉर्मल पर्सन का जो IQ लेवल रहता है वो 90 से लेकर 110 या फिर कई बार 120 आपके पास लिखा होता है, और उससे अबव आपके पास उसके अंदर आ जाते हैं फिर गिफ्टेड या फिर कई बार क्रिएटिव चिल्ड्रंस लिखा होता है। तो 150 अबव होगा लिखा हुआ मैक्सिमम टाइम, या फिर 120 अबव होता है तो वो आपके पास गिफ्टेड और जो आपके पास क्रिएटिव चिल्ड्रंस है उनका IQ रहता है। और अगर मोरॉन्स की बात की जाए तो यहाँ पे 50 से लेकर 75 जो IQ रहता है ये मोरॉन्स का रहता है। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आपके पास, विच लर्निंग इन्वॉल्व्स मोटर ऑर्गन, यानी कि यहाँ पे जो निम्न में से जो आपके 4 यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा अधिगम है जो कि आपके पास मोटर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, तो वो है सेंसरी मोटर लर्निंग। क्योंकि जो आपकी सेंसरी मोटर लर्निंग है, यानी कि देखो, मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम 2 भागों में बांटी गई है, एक है ग्रॉस मोटर, एक है फाइन मोटर। यानी कि जब एक पर्सन हाथ और पाँव के द्वारा अपने कार्य को करता है। और सेंसरी मोटर स्किल भी यही है, सेंसरी यानी कि इंद्रिय, यानी कि किस चीज़ को टच करके जब बच्चा ग्रहण कर रहा है, ठीक है, अपने मोटर्स के द्वारा, तो वो आपके पास मोटर ऑर्गन के अंदर आएगा। यानी कि सेंसरी मोटर जो लर्निंग आपकी है
वो आपको इन्वॉल्व करते हैं मोटर ऑर्गन को। जब पर्सन अपने हाथ या पाँव के द्वारा कोई चीज़ को ग्रहण कर रहा है, कोई चीज़ को समझ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन की जा रही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th बहुत बार रिपीटेड है। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा? यानी कि जो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा है, ये किस प्रकार का परीक्षण है, किस प्रकार का टेस्ट है? तो ध्यान में रखना, ये आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आता है। बुद्धि परीक्षण को यानी कि इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा का प्रयोग किया जाता है। और इंटेलिजेंस टेस्ट की एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बताई है, उसको आपने ज़रूर देखना, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट आपके पास है, भाटिया बैटरी टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है आपके पास जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अक्सर आपके प्रीवियस ईयर्स में। डिटेल्ड वीडियो है, वहाँ पे हर एक टाइप्स भी बताया, क्योंकि इंटेलिजेंस को दो अलग भागों में बांटा गया है। एक इंडिविजुअल टेस्ट है और एक आपके पास ग्रुप टेस्ट है। इंडिविजुअल टेस्ट को दो अलग भागों में बांटा गया है, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। सेम जो आपके पास ग्रुप टेस्ट है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, वर्बल ग्रुप टेस्ट और नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। उनके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो सारे के सारे आपको डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास चीफ एम ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है डैश करके। देखो, जो आपके पास साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनका जो मेन उद्देश्य रहता है, हमेशा ध्यान रखना, वो होता है डिस्कवर कॉज इफेक्ट रिलेशन, यानी कि आपके पास प्रभाव संबंध का कारण पता चलना। आखिर कारण क्या है या फिर कारक क्या है, किसी के पीछे का कॉज क्या है, उस चीज़ को पता करना, ये मेन उद्देश्य रहता है आपके पास साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का। क्योंकि उसके द्वारा हम जो भी पर्सन्स होते हैं उसकी जो समस्या है समाधान कर सकते हैं। तो किसी भी पर्सन की समस्या का समाधान करने के लिए उससे पहले हमारे को उसके कारक या फिर कारण, जिसको कि कॉज बोला जाता है, उसका पता करना ज़रूरी होता है। और ये मेन उद्देश्य रहता है आपके पास साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का। या फिर अगर आपके पास वहाँ पे कभी भी कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की बात की जाएगी, कि समस्या का समाधान करना मुख्य उद्देश्य रहता है, ये भी इसका रहता है। बट उससे पहले मेन काम तो यही है, जब तक हमारे को कोई कारण पता ना लगे, कॉज पता ना लगे, तब तक हम कोई भी वहाँ पे समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो भी आपका है डिस्कवर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेवलपमेंट इंक्लूड चेंज फ्रॉम, यानी कि विकास में परिवर्तन होता है। ये बात बहुत बार कही गई है, जब भी विकास की बात की जाती है तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये शुरू हो जाती है आपके पास गर्भधान से। जब बच्चा एक गर्भ में होता है तब से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन सही देखा जाए तो ऑप्शन डी कॉन्सेप्शन टू डेथ, यानी कि गर्भधान से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट होते ही रहती है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आपके पास प्री नेटल पीरियड लिखा होता है, ठीक है, या तो कॉन्सेप्शन या तो प्री नेटल पीरियड। तो बच्चे का विकास कब से शुरू हो जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो बच्चे का जो विकास होती है, डेवलपमेंट होती है, वो प्री नेटल पीरियड से शुरू हो जाती है, यानी कि गर्भधान से, और अंत तक चलते जब तक कि डेथ ना हो जाए। और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस। और अगर शुरुआत कब से पूछी जाए तो ध्यान देना, बर्थ नहीं होगा, बच्चे के जन्म से शुरू नहीं होती, बल्कि जन्म से पहले से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तब से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th आपके पास एरिक्सन विच स्टेजेस आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो एरिक्सन की अवस्थाएं हैं उनका जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है। देखो, जो एरिक्सन है उसने हमारे पास दी हुई है साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत, समाज के बारे में सामाजिक सिद्धांत दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रेजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि सामाजिक संघर्ष का समाधान। देखो, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें शायद से कन्फ्यूज़न होने लग जाते हैं, तो ध्यान में रखना, जैसे कि एरिक्सन की जो स्टेजेस है उसका संबंध हमेशा सोसाइटी से है, समाज से है, ठीक है। कई बार अगर आपके पास पूछा जाता है सिगमंड फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड है उसने आपके पास मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, साइको एनालिटिक की थ्योरी दी है।
अब जीन पियाजे हो गए, तो जीन पियाजे के बारे में अगर कभी पूछा जाता है कि उनकी जो स्टेजेस है वो किसको कैटेगराइज करती है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने बात की है। आपके जैसे कि पैवलव हो गए, बीएफ स्किनर हो गए, तो इन्होंने किस थ्योरी के ऊपर वर्क किया, तो इनकी जो थ्योरी रहती है वो आपके पास कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, या तो प्रोपाउंडर कर देते हैं, लिख लेते हैं, या तो आपके पास जनक पूछ देते हैं, या फिर इस तरीके से कि एरिक्सन की जो थ्योरी है वो किसको कैटेगराइज करती है, या कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो किसको कैटेगराइज करती है। अब अगर कोलबर्ग की बात करें तो उनकी थ्योरी मोरालिटी, नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th आपके पास, ईगो ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि अहम के आधार पर संचालित होता है। ध्यान में रखना, जैसे कि 3 टर्म्स आपके पास दे रखी है सिगमंड फ्राइड ने, ईगो, सुपर ईगो और इड। ये तीनों के तीनों अलग है एक दूसरे से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि ईगो और सुपर ईगो एक दूसरे से अलग है, क्या ये कथन सत्य है, क्या है? तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखो सबसे पहले बताया इड के बारे में। सबसे पहले इड, आपका इदम, तो जो आपके पास इड रहता है वो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। इड जो आपका है वो सुख के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। यहाँ पे ईगो के बारे में पूछा है, तो ईगो इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, सत्य या वास्तविकता के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर निर्धारित करता है। जो आपका ईगो है वो सत्य के ऊपर, ठीक है, रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। और अगर सुपर ईगो, परा अहम पूछा जाता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सुपर ईगो आपके पास मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, ईगो आपके पास रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, और इड आपके पास प्लेजर के ऊपर, सुख के ऊपर बेस्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th आपका है, मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स इज ड्यूरिंग डैश लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखो जो मोरालिटी का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक है, जनक है, वो आपके पास है कोलबर्ग। कोलबर्ग की थ्योरी मोरालिटी के ऊपर बेस्ड रहती है, जिसमें कि कोलबर्ग ने 3 अलग लेवल्स बताए थे आपके पास, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। और अगर सोशल या सोसाइटी नॉर्म्स के बारे में बात की जाती है, लॉज और ऑर्डर की बात की जाती है, ये दूसरे लेवल में बात की है, ठीक है। यानी कि कॉन्वेंशनल लेवल के अंदर वहाँ पे नॉर्म्स और सोसाइटीज़ के बारे में बात की है कोलबर्ग ने। पहला जो लेवल है आपके पास, ठीक है, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, इसको कहा जाता है प्राइमरी लेवल के नाम से। और ये अवस्था रहती है जहाँ पे जो बच्चा होता है वो वर्क करता है टिट फॉर टैट के वे में, यानी कि थोड़ा ईगोसेंट्रिक। अगर पूछा जाता है कोलबर्ग के अनुसार बच्चा कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा ईगोसेंट्रिक रहता है, तो प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बच्चा ईगोसेंट्रिक होकर कार्य करता है। दूसरे लेवल में सोसाइटी एंड नॉर्म्स के बारे में, और लास्ट जो थर्ड लेवल रह जाता है आपके पास पोस्ट कॉन्वेंशनल, वहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। तो ध्यान में रखना, आपसे ना क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो आपके पास कोलबर्ग से उन्होंने टोटल कितने लेवल्स दिए हैं, तो टोटल आपके पास 3 लेवल्स हैं, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और कई बार पूछा जाता है कि हर एक लेवल में कितनी स्टेजेस बताइए, कितने अवस्था है, तो हर एक लेवल में 2-2 अवस्थाएं बताइए। यानी कि प्री कॉन्वेंशनल में 2 अवस्था है, और कॉन्वेंशनल में भी 2 है, और पोस्ट कॉन्वेंशनल में भी 2 है। और कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे जो टोटल कितनी स्टेजेस है, तब देखो तो टोटल 6 स्टेजेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th आपके पास मेमोरी से आया हुआ है, यानी कि स्मृति का टॉपिक आपका, डैश इज़ आवर वर्किंग मेमोरी सिस्टम। अब ध्यान में रखना, जो आपके पास मेमोरी सिस्टम है उसको ना 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, यानी कि मेमोरी सिस्टम को जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में बांटा है। पहला आपके पास होता है सेंसरी रजिस्टर मेमोरी, दूसरा आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तीसरा आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, ठीक है। जो आपके पास सेंसरी रजिस्टर होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है लेस देन 1 सेकेंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस देन 30 सेकेंड्स, और लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो टाइम पीरियड रहता है वो
आपके पास इन्फिनिटी तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके इन्फिनिटी तक चलती है, इसका जो टाइम पीरियड रहता है। अब ध्यान देना, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वर्किंग मेमोरी, तो जो आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको वर्किंग मेमोरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बाय चांस आपसे एक्टिव मेमोरी पूछा जाए तो भी आपका आंसर शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। अगर आपसे वर्किंग मेमोरी पूछा जाए तब भी आपका आंसर शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। तीसरी जो मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको पैसिव मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में अगर आपने अंतर की बात की जाए तो याद रखना, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिकॉल आप बहुत इजीली कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो रिकॉलिंग प्रोसेस होती है, किसी को पुनर्स्मरण करना, किसी चीज़ को दोबारा से याद करना, ठीक है, रिकॉल करना, वो इजीली हो जाता है। बट अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की जाए तो वहाँ पे जो रिकॉलिंग प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि बहुत पहले की जो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हुई है उसको रिकॉल करने में वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम और डिफ़िकल्टी लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉरगेटिंग इज़ नॉट वन कॉज्ड बाय, यानी कि विस्मरण का एक कारण नहीं है। देखो, कोई चीज़ को विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग हो जाए तो उसके पीछे ऐसा कौन सा कारण है जो कि वहाँ पे प्रभावित नहीं करता है, तो डेप्रिवेशन, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th आपका है, मोस्ट सुटेबल टेस्ट टू मेजर फॉर 9 ईयर इंटेलिजेंस चाइल्ड। देखो, ऐसा कौन सा सबसे बेस्ट टेस्ट है जो कि आपके पास 9 वर्ष का जो बच्चा होगा उसके इंटेलिजेंस को आप टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी WISC बिल्कुल सही रहेगा। और मेन बात ध्यान में रखना, जो आपके इंटेलिजेंस है टेस्ट है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी इंटेलिजेंस टेस्ट के, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे आर्मी अल्फ़ा हो गया, आर्मी बीटा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आर्मी अल्फ़ा काय के लिए यूज़ किया जाता है, आर्मी बीटा टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए यूज़ होता है आपके पास। और साथ ही साथ जैसे कि आपके पास भाटिया बैटरी टेस्ट हो गया, या फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे अगर आपने नहीं देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th आपके पास, चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशनिंग स्टिमुलस इज, यानी कि आपके पास जो बालक के अनुबंधन उद्दीपक के सामान्य अन्य उद्दीपकों को प्राप्त अनुक्रिया की प्रवृत्ति है, और ये आपकी प्रवृत्ति कहलाती है सामान्यकरण, यानी कि जनरलाइजेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th आपके पास, डैश propounded 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। ध्यान में रखना, इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज हैं, मेनली आपके पास 4 थ्योरीज हैं, ठीक है। उसमें जो आपके पास 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की गई है वो थ्रस्टन ने की है। 7 मेंटल एबिलिटी की बात थ्रस्टन ने की। देखो, जो आपके पास 4 थ्योरी है, एक तो यूनिफैक्टर थ्योरी आपके पास, एक है स्फेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फेयरमैन ने आपके पास कौन सी थ्योरी दी है, तो जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो स्फेयरमैन के द्वारा दी गई है। तीसरी आपके पास यहाँ पे आ जाती है मल्टी फैक्टर थ्योरी, और जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसके जो जनक है वो आपके पास थॉर्नडाइक है। और लास्ट 4th जो थ्योरी आपके पास आ जाती है वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक है आपके पास प्रपाउंडर कहलाते हैं थ्रस्टन, जिन्होंने कि ये बताया था कि ना तो पर्सन में कोई जी फैक्टर होता है, ना ही पर्सन में एस फैक्टर होता है, बल्कि हर एक पर्सन में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है जिसके द्वारा वो कार्य को करते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस बच चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है, देखो इंग्लिश सेक्शन की वीडियोस भी बनी हुई है और आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हिंदी सेक्शन की वीडियोस भी बनी हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। देखो, जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके पास टैट में पूछे जाते हैं उन हर एक सेक्शन की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HP टैट साथ ही साथ C टैट
और जो अपकमिंग कमीशन है